मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। अब तक जितना भी प्रयास किया जा चुका था, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हो या फिर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, अब तक सहमति नहीं बन पा रहा था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कि देश को आज़ादी जब मिलेगा तो किस तरह की सरकार की संभावना होगा, किस तरह से सरकार को गठन किया जाएगा। और न ही इस बात पे सहमति बन रहा था कि संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा गठन करने की बात की जा रही है, संविधान सभा का गठन किस तरह से किया जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1945 आते आते, और ब्रिटेन भले ही इस विश्व युद्ध में जीता था लेकिन उनका स्थिति बहुत कमजोर हो चुका था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था और दुनिया में जो युद्ध से पहले ब्रिटेन की स्थिति था, युद्ध के बाद वो स्थिति नहीं रह गया था। अब अमेरिका और सोवियत रूस एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर रहा था और ब्रिटेन के सामने दुनिया भर के देशों में जहाँ जहाँ ब्रिटेन का कॉलोनी था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, लगभग सभी देशों में ब्रिटेन के विरुद्ध एक जन आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी क्रम में भारत में भी एक जोरदार आंदोलन चल रहा था। इसी बीच क्या होता है कि 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सरकार बना और लेबर पार्टी ने भारत में निश्चय किया कि भारत को स्वतंत्रता दिया जाएगा, भारत को आज़ादी दिया जाएगा। इसके लिए भेजा गया कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन भारत आता है कब? 24 मार्च 1946 को आता है कैबिनेट मिशन भारत पर। कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था फरवरी 1946 में। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, यूके के पीएम थे इस समय, कौन? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के 3 समूह को मिला करके एक मिशन भेजा गया भारत, ताकि भारत जाकर के ये मिशन जांच कर सके कि किस तरह से भारत के लोगों को आज़ादी दिया जाएगा, किस तरह से अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इन तीनों चीज़ों की जांच करने के लिए और संविधान सभा के गठन की बातों को लेकर के इस मिशन का गठन किया गया। अगर हम ये देखें कि कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे ये कौन कौन थे, तो जब बात होती है इसका कैबिनेट मिशन का, तो इनमें 3 सदस्यीय संस्था था। ये इसमें 3 मेंबर थे और ये 3 सदस्य कौन कौन थे? इनमें अगर हम देखें अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे इस मिशन के अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इस कमीशन के अध्यक्ष थे। साथ में इस समय सर पैथिक लॉरेंस ब्रिटिश कैबिनेट में भारत मामले के मंत्री भी थे, यानी कि भारत सचिव भी थे। भारत सचिव भी थे सर पैथिक लॉरेंस, और साथ में ये ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री भी थे। इसके साथ साथ इसमें थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में आपको पता होगा। जब मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, क्रिप्स ऑफर आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था, तो उनका अध्यक्षता इन्हीं ने किया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ही किया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मंत्री थे उनमें जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिसका नाम था एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर
3 व्यक्ति थे। और एबी अलेक्जेंडर की बात करें तो ये नौसैनिक मंत्री था, नौसेना मंत्री था। तो इस तरीके से जो कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, ये 3 सदस्यीय एक शिष्टमंडल था ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, जिनके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत सचिव भी थे, और दूसरा थे स्टेफर्ड क्रिप्स वही व्यक्ति है जो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जिस मिशन की अध्यक्षता किया था। इसमें एक और सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर उस समय ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन का गठन किया गया था, इनके पीछे क्या कारण था और क्रिप्स मिशन के क्या क्या कार्य थे, क्या क्या काम थे। तो अगर हम क्रिप्स मिशन के कार्य को देखें कि इनका क्या कार्य था, तो सबसे पहला तो सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण। और ये सत्ता का हस्तांतरण किससे होने वाले थे? तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के बीच। ये सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता? तो ब्रिटिश सरकार से भारतीय लोगों के बीच, भारतीय लोगों के बीच। और ये सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से होगा? ये मेन काम था कि इसका कैबिनेट मिशन का। दूसरा काम था इसका क्या करना कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन करना। और तीसरा काम, जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक सरकार का गठन किस तरीके से होगा, इसके लिए क्या करना? अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन। देखिए, अंतरिम सरकार का क्या मतलब हुआ कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत से अपना शक्ति वापस ले लेता, भारत में अपना शासन खत्म करता, तो तुरंत तो चुनाव होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी संविधान का भी निर्माण नहीं हुआ है। तो जब तक संविधान का निर्माण होगा तब तक एक ऐसे सरकार का गठन किया जाना चाहिए जो इस देश को चला सके। और फिर जब संविधान का निर्माण हो जाएगा तो फिर से चुनाव होगा और फिर ये जो अंतरिम सरकार बनाया गया है इसको क्या किया जाएगा कि बर्खास्त करके एक नई तरीके से चुनाव प्रक्रिया के द्वारा नई सरकार को चुना जाएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन करना इसका प्रमुख प्रावधान था। अब देखिए, जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की जो लंबे समय से मांगे था कि हमें पृथक प्रांत चाहिए, इनकी चर्चा कहीं नहीं किया गया है, बल्कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने स्पष्ट कर दिया क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उससे पहले ही 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इस बात की घोषणा कर दिया कि भारत में जो मुस्लिम लोग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो राजनीतिक मांगे हैं वो उचित है, पर भारत के जो बहुसंख्यक समुदाय है जिसमें कि गैर मुस्लिम है, जिसमें कि हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, उनके मांगों को उपेक्षा नहीं किया जा सकता है। उनके मांगों को उपेक्षित करके कभी भी पृथक प्रांतों का गठन नहीं किया जा सकता है। और यही चीज कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाता है क्लेमेंट एटली या एटली घोषणा। और ये एटली घोषणा कब आया था? 15 मार्च 1946 को आया था। यानी कि कैबिनेट मिशन आने से पहले ही इस चीज को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया था कि
पाकिस्तान की मांग जो मुस्लिम लीग इतने दिनों से करते आ रहा है, उनके मांगों के लिए कैबिनेट मिशन में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भले ही भारत में अल्पसंख्यक रूप में है, उनकी मांगे भी उचित है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। ब्रिटिश सरकार की शुरू से ही नीति था कि भारत को किसी तरीके से भारत को धर्मों के आधार पर विभाजित करके शासन किया जाए। तो इन्होंने माना कि उनकी मांग उचित है, पर हिंदुओं की मांगों की उपेक्षा नहीं किया जा सकता है, गैर मुस्लिम समुदाय की मांगों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान था इनके विषय में। अगर हम कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान को देखें तो सबसे पहला चीज तो इन्होंने पृथक प्रांत की जो लंबे समय तक मांग किया जाता रहा था, पाकिस्तान का पृथक प्रांत यानी कि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। पर इसके जगह पर उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर जो प्रांत है, इस प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा, यानी कि प्रांत के जो विधान मंडल है इनको 3 समूहों में बांटा गया। प्रांतों को 3 समूह में, प्रांतों के 3 समूह बनाया गया। इनमें पहला जो समूह था जिसको कहा गया ग्रुप ए या समूह ए, ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक आबादी जिन प्रांतों में था उसको रखा गया, यानी कि हिंदू बहुसंख्यक प्रांत, जिस प्रांत में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक में था, उन प्रांतों को रखा गया ग्रुप ए में। और इसमें शामिल थे क्या सर? इसमें शामिल थे उड़ीसा, बिहार, बंबई, और उसके बाद उस समय के जो मध्य प्रांत थे जिसको आप एमपी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, और जो यूनाइटेड प्रोविंस थे जिसको यूपी कहते हैं, ये सारे के सारे प्रांत जहां पे हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक था उनको रखा गया ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में रखा गया उन प्रांतों को, ग्रुप बी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। पर इस मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत में सभी प्रांतों को नहीं रखा गया, बल्कि भारत के जो पश्चिमी हिस्से हैं उन सभी को रखा गया, जिसमें कि आप देखें तो जो सिंध का क्षेत्र है या फिर उत्तर पश्चिमी या सिंध ही सीधे लिख सकते हैं, सिंध वाले भाग, इसके साथ साथ पंजाब के जो क्षेत्र है उनको रखा गया ग्रुप बी में, यानी कि जो पश्चिमी भाग भारत के जहां पे मुसलमानों की आबादी बहुसंख्यक था उनको रखा गया ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में, ग्रुप सी में रखा गया, इसमें भी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, लेकिन इसमें रखा गया किसको? असम एवं बंगाल को। यानी कि कैबिनेट मिशन ने सीधे तौर पर तो पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया, पर उन्होंने धर्म के आधार पर प्रांतों को 3 ग्रुप में रखा। ग्रुप ए जो था, इस क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक था, और ये क्षेत्र थे बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, उसके बाद जो मध्य प्रांत है, मिडिल प्रोविंस है वहाँ, और फिर जो यूनाइटेड प्रोविंस थे उनको रखा गया ग्रुप ए में। और ग्रुप बी में भारत के पश्चिमी हिस्सा, जिसमें कि
सिंध आते थे, पंजाब आते थे, इन सबको रखा ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में जो पूर्वी हिस्सा जिसमें कि बंगाल और असम का क्षेत्र आता था, उनको रखा गया ग्रुप सी में। इस तरीके से भारत के अंदर जितने प्रांत थे इनको 3 ग्रुप में रखा गया। अब सवाल उठती है कि इन प्रांतों के बीच किस तरह का संबंध हो, इनके विषय में क्या किया गया। जो तीसरा चीज किया गया कि कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव एवं विधायिका विधायिका का त्रिस्तरीय विभाजन, त्रिस्तरीय विभाजन, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावर जो है इनको इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। इसको अब समझते हैं। तो कुछ इस तरह से समझिए कि अगर ये ट्रायंगल में सबसे ऊपर रखा गया किसको, संघ को, क्योंकि ये मांग उठते आ रहा था कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा, तो सबसे ऊपर रखा गया संघ को, किंतु इनके पास बहुत ही कम शक्ति दिया गया, बहुत कम शक्ति था इस संघ के पास। और इनके पास मुख्य रूप से 3 शक्ति था, एक तो प्रतिरक्षा, दूसरा संचार और तीसरा परिवहन। परिवहन ये मात्र कुछ शक्तियां था जो किसको मिला था, जो मिला था संघ को। इसके साथ साथ विदेश, विदेश ये शक्ति ऐसा था जो किसको दिया गया, संघ को दिया गया। नहीं, संघ के पास सीमित शक्ति रखा गया। उसके नीचे आता था समूह, या जिसको हम ग्रुप कहते हैं, जैसे कि ग्रुप ए बी सी था। इसके बारे में सबसे ज्यादा शक्ति इसी के पास था, इसको दिया गया था वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति इन समूह को ही दिया गया था, इन ग्रुप को ही दिया गया था। और इस विभाजन में जो सबसे बॉटम पे था वो था प्रांत, प्रोविंस। सबसे बॉटम पे था प्रांत। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्ति को 3 ग्रुप में बांटा गया। सबसे ऊपर रखा गया संघ को, पर संघ के पास बहुत कम शक्ति था। वो केवल विदेश, संचार और जो प्रतिरक्षा है इन मुद्दे को देखता था। उसके नीचे था समूह, ग्रुप, जिसमें कि ग्रुप ए हिंदू बहुसंख्यक वाले राज्यों का समूह, ग्रुप बी और सी जो मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले राज्यों का समूह था, उनको रखा गया। और इन ग्रुप के पास ही सबसे ज्यादा शक्ति था। और सबसे नीचे में रखा गया किसको, प्रांत को। इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन में इस चीज को भी स्पष्ट किया गया कि संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होगा। इसके साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे इसका निर्वाचन होगा, इसका प्रांतों से चुना जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रांतों से सदस्यों को चुना जाएगा और इसके द्वारा संविधान सभा बनाया जाएगा। और ये संविधान सभा क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे इस समूहों के लिए। अगर और देखें तो प्रांतों को ये अधिकार दिया गया, कि अगर प्रांत चाहते हैं कि मिलाकर के एक संविधान नहीं बनाए, हम अपना अलग संविधान बनाए, तो ये छूट भी किसको दिया जाएगा, प्रांतों को दे दिया जाएगा। और एक चीज तो पता ही है कि विभिन्न
दलों को मिला करके अंतरिम सरकार का गठन, विभिन्न दलों को मिलाकर के क्या किया जाएगा कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये भी कैबिनेट मिशन का प्रमुख योजना था। अब कैबिनेट मिशन की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान में से एक था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, हम पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। आखिर क्यों कैबिनेट मिशन नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो? आखिर क्या वजह रहा होगा, इसको समझते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश भारत का विभाजन क्यों रोकना चाहता था? अब सवाल यह उठता है कि ब्रिटिश भारत का विभाजन क्यों रोकना चाहता था? तो सबसे पहला चीज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन था जिस पर ऐसे देश इनके सदस्य थे कॉमनवेल्थ के, जिस पर कभी न कभी ब्रिटेन ने शासन किया था। और भारत चूंकि क्षेत्र में भी बहुत बड़ा था और भारत अर्थव्यवस्था के रूप में भी एक शक्तिशाली देश था उस समय भी, तो ब्रिटेन चाहता था कि भारत जैसे देशों को अलग थलग नहीं पड़ने दिया जाए, भारत के कई टुकड़े नहीं हो। और अगर भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे तो कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन की स्थिति क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास विचारधारा की लड़ाई शुरू हो चुका था। एक तरफ अमेरिका था जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक विचारधारा को फैलाना चाहता था, अपने डेमोक्रेटिक आइडिया को लाना चाहता था। दूसरी तरफ था यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस, जो पूरे दुनिया में साम्यवादी विचारों को फैलाना चाहता था। और इन दोनों के बीच जो विचारधारा की लड़ाई था, अगर भारत कई छोटे टुकड़े में टूटता तो हो सकता था कि भारत में साम्यवाद का प्रभाव बढ़े, यूएसएसआर का प्रभाव बढ़े, जबकि ब्रिटेन अमेरिका के खेमा में था, ब्रिटेन लोकतंत्र को समर्थन कर रहा था। तो इस वजह से यूएसएसआर की जो भूमिका है, उसके भूमिका के वजह से भी ब्रिटेन क्या करना चाहता था? भारत के विभाजन को रोकना चाहता था। पर ब्रिटेन के द्वारा भारत के विभाजन रोकने के प्रयास के बावजूद अंततः भारत का विभाजन हुआ। इसके पीछे भी कारण था, क्योंकि इतने समय से जो सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने किया, फूट डालो की जो नीति के द्वारा अब तक उन्होंने भारत पर अपना राज किया, तो ये चीजें आसानी से खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि एक ऐसे स्थिति अब बन रहा था कि ये चीजें आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। और लंबे समय तक हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके ब्रिटेन ने अब तक इस देश की एकता को, इस देश के लोगों की भावना को तोड़ चुका था, और अचानक से वो एकता चाहते थे तो ये संभव नहीं था। दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन सच में भारत के विभाजन को रोकना चाहता तो इसके लिए एक लंबा समय की जरूरत था, ताकि भारत के अंदर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है, इनके बीच स्थिति सुदृढ़ हो, इसके बीच अच्छे तालमेल बैठ सके, इसके लिए समय की आवश्यकता था। पर भारत के अंदर परिस्थिति इतनी गंभीर उत्पन्न हो चुका था और ब्रिटिश सरकार जल्दीबाजी में था भारत को आजादी देने के लिए। इस वजह से भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत के विभाजन को रोकने में सफल नहीं हो सका। अब हम इस चीज को समझते हैं कि कैबिनेट मिशन तो आ गया, कैबिनेट मिशन में कई सारी बातें भी की गई,
पर इसमें पृथक पाकिस्तान की बात नहीं किया गया। तो इसको लेकर के मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया रहा, हम इन चीज को अब समझते हैं। कैबिनेट मिशन पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच क्या प्रतिक्रिया रहा, हम इन चीजों को समझते हैं। तो क्या होता है कि जून 1946 में जून 1946 में कैबिनेट मिशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि लीग को भी लग रहा था कि भले ही पृथक पाकिस्तान सीधे तौर पर नहीं बनाया गया है, पर इन्होंने क्या किया है कि एक ग्रुप बना दिया है जहां पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पे वो सरकार बना सकते हैं। इस चीज को लेकर के जून 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। पर जल्द ही स्थिति बदलना शुरू हो गया किन चीजों को लेकर के, कि ये जो समूह है, ये समूह का निर्माण करना अस्थायी है, आवश्यक या वैकल्पिक। आवश्यक या वैकल्पिक। इस मुद्दे को लेकर के क्या हो गया कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक तनाव बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि ग्रुप बनाया जाएगा, समूह बनाया जाएगा। इस पर नेहरू की एक प्रतिक्रिया आया। नेहरू ने कहा, क्या कहा कि ये जो समूह का निर्माण है, नेहरू की जी बात करें तो नेहरू जी कहें कि वैकल्पिक है। वैकल्पिक क्या? समूह का निर्माण। समूह का निर्माण क्या है? वैकल्पिक है। आवश्यक नहीं है कि हम भारत के राज्यों को 3 ग्रुप में ही बांटे। जो राज्य इस समूह में मिलना चाहता है वो मिल सकते हैं, अगर वो अपने आप को अलग रखना चाहते हैं तो अलग भी रख सकते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग पहली चीज इसको लेकर के संशय की स्थिति में आ गया। दूसरा चीज नेहरू ने ये कहा कि कैबिनेट मिशन में जो बातें की गई है, क्योंकि कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण का भी बात किया गया है, और जब संविधान का निर्माण होगा तो संविधान संप्रभु होगा, संविधान के पास सबसे ज्यादा शक्ति होगा, और जब संविधान के पास शक्ति होगा तो संविधान कैबिनेट मिशन का जो प्रावधान है, इन प्रावधान को पूरी तरीके से बदल सकता है। यानी कि एक बार अगर संविधान बन जाता तो जो समूह की बात की जा रही थी, जो ग्रुप की बात की जा रही थी, और ये जो कहा जा रहा था कि समूह के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, इस शक्ति को बदला जा सकता है। नहीं तो इन दो चीजों को लेकर के जो मुस्लिम लीग है उनको ये बात समझ में आ गया कि अगर एक बार वो कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लेते हैं और संविधान का निर्माण हो जाते हैं, तो फिर संविधान के निर्माण होने के बाद मुस्लिम लीग की जो सदस्य की संख्या होगा वो अल्पसंख्यक होगा और बहुसंख्यक में होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य। तो ऐसे स्थिति में वो किसी भी तरीके से अपने बात को नहीं मनवा सकते हैं, और उनका जो लंबे समय से मांग चलते आ रहा है कि हमको पृथक पाकिस्तान चाहिए, ये मांग कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता है। तो नेहरू के इन दोनों जो कमेंट है, इन दोनों बातों के बाद मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन करने का निश्चय किया और कैबिनेट मिशन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ सांप्रदायिक विध्वंस।
सांप्रदायिक विध्वंस। अब देखिए, मुस्लिम लीग इस चीज को लेकर के संशय की स्थिति में था कि जब कैबिनेट मिशन को स्वीकार करेंगे तो उनका स्थिति क्या होगा, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि संविधान सभा के पास इतनी शक्ति है कि वो कैबिनेट मिशन के प्रावधान को पूरी तरीके से खारिज कर सकता है और एक नया तरह की स्थिति बना सकता है राज्यों के बीच, प्रांतों के बीच स्थिति को लेकर के। इसके बाद सांप्रदायिक विध्वंस क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। कैबिनेट मिशन के विरोध के फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू किया और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। और इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुआ और ये हिंसा तब तक जारी रहा जब तक कि देश का विभाजन नहीं हो गया और इस हिंसा में लाखों लोग मारे गए, 10 लाख लोग क्या हो गया, विस्थापित हुआ। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत की तरफ माइग्रेट करके आए, भारत से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान की तरफ गए। और ये आज़ादी के साथ साथ जो ये विभाजन का विध्वंस है, जिसमें कि लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, रेप किया गया, लोगों को जिंदा जलाया गया, ये चीज़ें भारत के इतिहास की सबसे काली चीज़ें हैं जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। तो कैबिनेट मिशन को क्या किया कि मुस्लिम लीग ने खारिज किया और प्रत्यक्ष कार्रवाई की योजना बनाया और इस प्रत्यक्ष कार्रवाई के कारण देश के आज़ादी मिलने तक बहुत ज़्यादा इस देश में हिंसा हुआ और इस हिंसा के बाद अब एक ही तरीका था इस देश को बचाने का, वो था विभाजन। तो फिर विभाजन और देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कार्रवाई हुआ, फिर संविधान सभा के गठन के लिए क्या किया गया, इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।